हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 3 पर हैं हम लोग। अभी हम चार्ज और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे नई एक प्रॉपर्टी के साथ, एक नए पॉइंट के साथ, जिसका नाम है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। तो हालांकि हमारा टारगेट है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज पढ़ने का, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, लेक्चर नंबर 2 में, कि पहले हमें क्वांटाइजेशन लॉ को समझना होगा कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है। एक्चुअली में लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी कलेक्शन, किसी भी तरह का कलेक्शन जो डिस्क्रीट लेवल पर पॉसिबल हो पा रहा हो, किस लेवल पर? डिस्क्रीट लेवल पर पॉसिबल हो पा रहा हो या डिस्क्रीट लेवल पर ही होता हो, ऐसे कलेक्शन को हम क्वांटाइज्ड कलेक्शन कहते हैं। अब आती है बात कि कई लोग ये डिस्क्रीट लेवल को भी नहीं समझ पाते हैं। डिस्क्रीट लेवल का मतलब है कि जो भी कलेक्शन हुआ है उसकी कोई ना कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। अब स्मॉलेस्ट पार्ट जो भी है, अब स्मॉलेस्ट का मतलब है कि और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम उसे और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उस कलेक्शन का, उसकी काउंटिंग से, उसके इकट्ठा होने से वो कलेक्शन तैयार होता है ना। जब वो कलेक्ट्स होती हैं तो लेट सपोज वो 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, तो उनकी एक गिनती होगी, तो उस कलेक्शन को कुल मिलाकर काउंट किया जा सकता है। तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है ना, वो उसकी क्वांटा कहा जाता है। उस कलेक्शन का वो क्या होता है? क्वांटा होता है। तो हर वो कलेक्शन क्वांटाइज्ड होगा जो या जिसमें उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स डिस्क्रीट लेवल पर एग्जिस्ट करते होंगे। अब डिस्क्रीट लेवल को मैं थोड़ा ढंग से समझाना चाह रहा हूं कि चीजें अलग अलग होना का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि वो पास नहीं आ सकती, टच नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। टच कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनके बीच में मतलब ये डिफरेंस रहे कि ये 2 हैं, ये 3 हैं, जिनको गिना जा सके। जैसे बॉल्स हैं तो बॉल्स को आप टच करा के रख दो, अलग अलग रख दो, तो ऐसा नहीं है कि आप जब वो टच हो रही होंगी तब आप उन्हें काउंट नहीं कर पाओगे, तब भी उन्हें तुम गिन पाओगे, तो तब भी वो क्वांटाइज्ड होंगी। अब अगर ऐसा कर दिया जाए कि ऐसी कोई सिचुएशन बना दी जाए कि जिनका गिनना मुश्किल हो जाए, जब बॉल का गिनना मुश्किल हो जाए, तो फिर हम वो कहेंगे वो कलेक्शन अब क्वांटाइज्ड नहीं रहा। तो कुछ चीजें जो क्वांटाइज्ड नहीं हैं, हम वो भी समझेंगे तो क्वांटाइजेशन लॉ और क्लियर हो जाता है। एक बड़ा साधारण सा मैं एग्जांपल देता हूं, जिससे बच्चों तक ये बात बहुत अच्छे से बैठती है। आप स्टूडेंट इस चीज को बहुत बढ़िया से फील कर पाते हैं कि क्वांटाइजेशन लॉ क्या है। आप ये मान के चलो, जैसे क्लास जो होती है ना, वो क्वांटाइज्ड होती है। भाई क्लास किसका कलेक्शन होती है? स्टूडेंट्स का। 20, 200, 500, 2000, कितनी भी संख्या कर लो आप, कितनी भी क्वांटिटी कर लो स्टूडेंट्स की, 20 स्टूडेंट्स बैठा लो क्लास में, 40 कर लो, वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगी। ऐसा नहीं हो सकता किसी क्लास में 40.5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 20.5 बच्चे बैठे हैं, 23.5 बच्चे बैठे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा क्वांटाइज्ड होंगे। स्टूडेंट का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट इज द क्वांटा ऑफ द कलेक्शन। जैसे मैंने बताया ना आपको कि उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो उसकी क्वांटा है, तो स्टूडेंट इज अ क्वांटा ऑफ द कलेक्शन ऑफ द क्लास, या कलेक्शन ऑफ द क्लास ये कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें इस तरह भी मत सोचना भाई कि एक स्टूडेंट है, वो थोड़ी सी कम हाइट का है, 3 फुट का है, तो उसको अपने को तो आधा गिनना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट की सीट कंप्लीट होती है, उसका साइज छोटा बड़ा कैसा भी हो, है ना, ऐसे वहाँ नहीं सोचना है। जो स्टूडेंट ज़्यादा भारी भरकम हो, लंबा चौड़ा, उसको आप डबल में काउंट करने लग जाओ, तो क्लास में बैठे 40 हैं और तुम उसको 40.5 किसी तरह प्रूफ करने की कोशिश करो, ऐसा तो नहीं ही करना। तो क्लास इज क्वांटाइज्ड। समझ में आ गई होगी बात कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। तो अब ऐसे ही समझाने के लिए था, बहुत बेहतर तरह से बात बैठती है। लेकिन अब बात आती है कि चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात हम कैसे करें। बहुत बेसिक सी बात है कि जब किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, तो इस पर प्लस ऑफ एनी का चार्ज आ जाता है और इस पर माइनस ऑफ एनी का चार्ज आ जाता है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये तुरंत क्या हो जाती है भाई? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है।
तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ये है, मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर आपको नोट्स कैसे बनानी है, क्या लिखना है, मैं सब बताता हुआ चलूंगा। तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब हम लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में समझ लिया है, अब बात हो रही क्वांटाइजेशन ऑन चार्ज कह सकते हो या क्वांटाइजेशन लॉ फॉर द चार्ज। तो उसने कहा कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, द चार्ज ऑन एनी बॉडी और पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज टू बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इतनी सी बात को उसने, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को उसने अच्छे से डिफाइन किया है, ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है? ये ई है, ये फंडामेंटल चार्ज है, ये है ऑन एनी बॉडी, एनी बॉडी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये बात आपको लिखनी होती है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज टू बी ऑलवेज डिफाइंड एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट और एनी कलेक्शन बॉडी, ओके, वेयर n इज इंटीजर नंबर। n क्या है? एक इंटीजर नंबर है। इतनी सी बात को क्वांटाइजेशन लॉ में कहा गया है, बड़ी बेसिक सी बात है। अब इसमें दो तरह की दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना, मैं पहले पूरा समझा देता हूं। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैं पूरा समझा देता हूं, फिर मैं आपको कैसे नोट्स बनानी है उसका भी डेटा यहाँ पर अभी दिखा दूंगा आपको, है ना, वो उस तरह से वहाँ पर नोट करना है, नोट्स में कैसे बनाना है, समझना कैसे, दोनों चीज़ों को आप अलग एंगल पर देखें। समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा बोलनी ही है, और आपको नोट्स में क्या बनाना है वो एक बार अपन उसको प्रॉपर लैंग्वेज में और बहुत लिमिटेड लिखेंगे, है ना। तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें, बहुत छोटे पैमाने की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री स्मॉलेस्ट लेवल की बात हो रही है। हुआ क्या कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ क्वार्क्स पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, और उन क्वार्क्स पार्टिकल पर जो चार्ज पाया गया वो +-1/3e +-2e/3 इस तरह के चार्ज पार्टिकल, और भी बहुत तरह के चार्ज पार्टिकल पाए गए, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। डी क्वार्क्स पार्टिकल हैं, यू क्वार्क्स पार्टिकल हैं, उनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने होते हैं, और बहुत सारी एक बड़ी सी थ्योरी है, ठीक है। तो अब बात आई कि क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इस तरह के चार्जेस के मिल जाने के बाद क्या क्वांटाइजेशन लॉ हमें अभी भी वैलिड मानना चाहिए? तो एक चीज आई कि क्वांटाइजेशन लॉ ने जो ये बात कही थी कि अगर किसी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल होगा या पाया जाएगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बात अभी भी इसलिए करेक्ट थी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्योंकि ये जो क्वार्क्स पार्टिकल थे इनकी डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन ये फ्री स्टेट पर कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाए या नहीं करते हैं। क्वार्क्स पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्वार्क्स पार्टिकल कभी भी क्या नहीं करते, फ्री स्टेट पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब जब फ्री स्टेट पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो क्वांटाइजेशन लॉ ने कहा कि भाई हम जो बात कह रहे हैं हमें अगर गलत ही साबित करना है तो आप किसी पर आके तो दिखाओ। तो डिस्कवरी तो हुई थी, लेकिन वो पार्टिकल उतना चार्ज कभी किसी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं होता था, आ नहीं पाता था। ऐसा तो था नहीं कि कोई एटम, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी क्वार्क्स पार्टिकल के हिसाब से चार्ज रख पा रही थी, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, या कि उसके ऊपर क्वार्क्स पार्टिकल के जैसा चार्ज पाया जाता, या कम से कम क्वार्क्स पार्टिकल अकेले पाए जाते, फ्री स्टेट में पाए जाते। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन क्वार्क्स पार्टिकल की डिस्कवरी होने के बावजूद हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन था ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, वो वैलिड बना रहा। क्लियर? ओके, तो अब आपको नोट्स कैसे बनानी है, नोट्स के लिए आपको जो है इस स्लाइड में लिखी हुई चीज़ों का यूज करना है और उतना ही लिखना है, एकदम लिमिटेड। देखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले चार्ज इज क्वांटाइज्ड की हम बात करने जा रहे हैं। हेडिंग ये डालें या ये डालें, बात बराबर है। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, सही ना, मैंने समझा दिया है डिस्क्रीट वैल्यूज को अच्छे से, रादर देन एनी वैल्यू, ठीक है, द क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। फिर आगे बात है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मैं इसको थोड़ा आगे की क्लास में समझाऊंगा। एंड इनमरेबल अदर एक्सपेरिमेंट्स हैव established that the smallest charge that can exist in the nature, देखिए जरा ध्यान से, exist in nature is the charge of an electron. If the
charge on the electron that will be equal to 1.6 into 10 to the power minus of 19 coulomb is taken as the elementary unit, that is the quanta of the charge. ये E क्या हो जाएगा, quanta of the charge हो जाएगा, and is denoted by E. तो जैसे अब आप जो quantization of charge लिखते हो ना, Q is equal to plus minus NE, इसमें जो ये चीज है n वो इंटीजर नंबर है, ठीक बात है, और ये क्या है, क्वांटा है, क्या है, क्वांटा है, ठीक है. will be some integral multiple of, okay, the charge on any body will be some integral multiple of E, that is the Q is equal to plus minus NE with N is equal to 1 2 3 dot dot. Charge on any body can never be 2 by 3 17.2 E और 10 to the power minus of 5 E etc. ठीक है, ये क्वांटाइजेशन की बात हो गई. ओके, अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्वांटाइजेशन लॉ है खाली चार्ज पर ही नहीं था, ये एनर्जी पर भी था, एंगुलर मोमेंटम पर भी था. मतलब एनर्जी के फॉर्म में अगर देखें आप तो एनर्जी फोटॉन्स की जो होती है, जो लाइट के फॉर्म में हम देखते हैं, वहाँ देखा गया कि किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है. यहाँ ये h है, ये न्यू है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है. कई बार इसको हम f से भी डिनोट करते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो हमेशा ऐसा होगा कि वो भी इंटीग्रल मल्टीपल होगी, n इंटू एच न्यू होगा, या ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि एच एफ से भी वो डिनोट करता है, तो आप n इंटू एच एफ कर दीजिए, तो ये भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है. यहाँ ये फिर से इंटीजर है, ये फिर से क्वांटा है, क्या है, क्वांटा ऑफ द एनर्जी. तो आप एक बात और याद रख सकते हो कि एनर्जी इज आल्सो द क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. Energy is also the quantized quantity where the quanta of the energy is just h nu. Okay. केवल एनर्जी नहीं, एक एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, एंगुलर मोमेंटम. ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं. इन ऑर्बिट्स पर कौन चक्कर लगा रहा होता है, जरा बताना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो n h अपॉन 2 पाई होता है. और इस एन एच अपॉन 2 पाई में ये जो होता है ना, फिर से क्वांटा होता है ये, और ये इंटीजर होता है. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. तो ये भी क्वांटाइज्ड है. तो ये दो एग्जाम्पल और इसलिए दिए जाते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो बात है उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिले, कि देखो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है. क्या कहते हो मास के बारे में? मैं आपको बता दूं, मास जो है ना, मास जिसको मैटर कहो या मास को, एक ही बात है. इस यूनिवर्स में जितना भी मास है, जिस भी फॉर्म में है, हम सभी और जितनी भी बॉडीज, लिविंग नॉन लिविंग बॉडीज आप जो जानते हो, सब के सब जो मास है ना, ये भी क्वांटाइज्ड है. कहा गया कि ये भी किसी ना किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कलेक्शन से तो पक्का बना है. बस प्रॉब्लम एक थी यहाँ पर कि मास का क्वांटा अब तक फाइंड आउट नहीं हुआ है. कुछ जगहों पर आप देखेंगे, नेट वगैरह अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल की डिस्कवरी हुई. कुछ सालों पहले अभी एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया, उसके बहुत पहले और बताया गया. ऐसे तमाम बार स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब की डिस्कवरी होती रही. लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल के ढूंढ लेने के बावजूद यह नहीं कहा गया कि इससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब नहीं पाया गया, नहीं पाया जाएगा. जैसे एटम को पहले स्मॉलेस्ट माना जाता था, फिर कहा गया नहीं, इससे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब वो मिल गया तो उससे पता चला नहीं, इससे तो और भी बहुत छोटे छोटे हैं, और भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए गए, जिनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने थे. ये बहुत सारे पार्टिकल पाए गए. ठीक है, तो अब तक ये नहीं कहा गया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ढूंढ लिया गया है उसको क्वांटा कह दिया जाए. ये नहीं किया गया. ये नहीं इसलिए नहीं कहा गया कि अभी तक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट पाए जाने की एक पॉसिबिलिटी है. दैट्स वाइज मास इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बट द क्वांटा ऑफ द मास इज नॉट टू बी क्लियर. चलो भाई, ओके, पढ़ते हैं आगे की चीज़ों को. अब नोट्स में क्या क्या लिखना बता दिया मैंने आपको. नोट्स में जितनी स्क्रीन पर ये हमने जो स्लाइड दिखा रखी है उसमें जितना लिखा उतना ही आपको नोट करना है और उतना ही आपको कभी लिखना पड़ेगा तो लिखना है. ओके, चलिए तो बात करते हैं अब वापस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की.
In physics, apart from the charge, mass, energy and angular momentum are other physical quantities which are quantized. The quantization of energy and angular momentum are represented by the relation E is equal to n into h nu. ठीक है, क्या है यहाँ पर E is equal to है, यहाँ पर E is equal to, इसको आप सही कर लेना, E is equal to n into h nu. ओके तो नोट्स में आपको ये जो है स्क्रीन पे जितनी चीज़ लिखी हुई है ये जो स्लाइड में वो आपको ही केवल नोट करनी है, ठीक है। समझाने के लिए मैं काफ़ी चीज़ें मैं साथ में बोलता हुआ चल रहा हूँ, नोट्स में आप लोग कितना लिखना है वो भी मैं बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे नोट्स में आपको ये चीज़ भी पूरी करनी है। इन फिजिक्स अपार्ट फ्रॉम द चार्ज, मास, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम आर अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर क्वांटाइज्ड, सही है ना। The quantization of energy and angular momentum are represented by the relations E is equal to n into h nu and angular momentum is equal to n into h upon 2 pi. इतना ही लिख देना काफ़ी होता है। Though mass is itself is quantized, though mass itself is quantized as it is the property associated with particles smallest, ठीक है। Quantum of the mass is yet not clear, सही है ना। क्वांटम ऑफ द मास इज येट नॉट क्लियर, जो क्वांटम है मास का, क्वांटा जो है वो अभी क्लियर नहीं है, सही है। ओके तो अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। दो मास इटसेल्फ इज क्वांटाइज्ड एज इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स, मास भी पार्टिकल्स के कलेक्शन का हिस्से ही बना होता है, वो उसी की प्रॉपर्टी होती है। बट smallest quantum of the mass, smallest quantum that means quanta of the mass is yet not clear, सही है ना, अभी तक उसका क्वांटा नहीं क्लियर हुआ है। Recently it has been discovered that elementary particles such as proton or neutron are composed of quarks having charge plus minus 1/3 and plus minus 2/3 e. However, as quarks do not exist in free state, the quantum of the charge is still E. अभी भी quantum of the charge E है और ये फ्री स्टेट पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो वाली बात परेशानी वाली है नहीं, क्लियर। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा ये तो बात हो गई माइक्रोस्कोपिक लेवल कवर, एनर्जी से रिलेटेड क्वांटम की बात कवर, मास से रिलेटेड, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, ये सारी बातें तो हो गई। अभी एक बात बाकी है जो मैंने कल की क्लास में शायद पूछा भी था आपसे कि आप पढ़िएगा एनसीईआरटी वगैरह, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्या बात करेंगे। व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, सुन रहे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं, है ना। देखो भाई, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छे से समझ में बात आएगी। देखो मैं सीधी बात अगर कहूँ ना मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो एक क्लियर सी इतनी सी बात है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुछ लोग जैसे पढ़ते हैं या समझ लेते हैं ऐसा अपने आप में कि हम इस मान के चल लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ लॉ वैलिड ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये कह देते हैं कि वैलिड है। देखो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, उसको आप सही से जब पढ़ेंगे ना तब इसमें क्या कंक्लूजन आएगा कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात नहीं करते हैं। वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम डिस्कशन ही नहीं करना चाहते हैं, सीधी बात तो ये है। आइए समझिए कैसे। कहानी ये है कि जैसे मैं एक छोटा सा लॉ बनाऊं, अगर आपको ये समझाने के हिसाब से है भाई, 10 में 2 से डिवाइड करिए आप, 5 आ जाएगा। 29050 डिवाइड करो आप, डिवाइड हो जाएगा। 50 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 50 में 2 से डिवाइड करो। 1050 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा। ये जितने भी नंबर है ना जिसमें लास्ट में बस 0 आ जाए किसी तरह, लास्ट में 0 आ जाए किसी तरह, पक्का डिविजिबल होगा 100%, है ना। 500 ऐसा हो नहीं सकता है यार। एक छोटा सा लॉ बनाया मैंने बस, है ना, एक समझाने के हिसाब से। कैसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट जो है ना वो अगर 0 है
तो 2 से डिविजिबल होना तय है। बिल्कुल क्लियर है ये? आपको क्या लगता है इसका कोई वैसा कोई केस, आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ला सकते हो क्या कि हम ऐसा कोई नंबर लिखें लास्ट में 0 हो, उसमें डिजिट 0 लास्ट में हो और फिर 2 से डिविजिबल ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि हमारे किसी फ्रेंड ने ये ऐसा कर दिया कि एक नंबर लिखा, वो देखो कितना लिखा 9875, बहुत बड़ा सा नंबर ले लो, 000, कुछ बहुत बड़ा सा नंबर लिख दो। ये नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैं लिखना चाह रहा हूँ, है ना, 5876890000, बहुत सारे जीरो लगा दिए मैंने, ये बहुत बड़ा नंबर है ना। तो मेरे फ्रेंड ने क्या कहा, आपके फ्रेंड ने, मेरे फ्रेंड ने, ऐसे मानो कि उसने कहा कि आपको 1-2 जीरो से आपका ये रूल फॉलो हो रहा था, 2 जीरो में तो बहुत ही अच्छे से हो रहा था। ऐसा करो, आप अपने रूल को यहाँ चेकआउट करो। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, 2 से डिविजिबल करो, हम डिवाइड करना शुरू करेंगे और हम ये कह देंगे कि ये जो रूल है वो फॉलोड हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आप कहोगे नहीं करके दिखाओ आप फाइनली क्या आता है, तो लास्ट मोमेंट तक आप करके दिखाओ। 0 बहुत बड़ा नंबर है, कुल मिलाकर बात 0 ही बढ़ाने की नहीं है, बहुत बड़े नंबर की बात है। मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि खाली 0 ही 0 बहुत ज़्यादा है, वो नंबर बहुत बड़ा है, मेरा ये टारगेट है। और उसमें लास्ट में 1, 2, 5, 10, 50 जीरो आ रहे हैं। इतने बड़े नंबर को लिखना, फिर उसमें 2 से डिविजिबल करना, शायद ये आप इसमें घंटे 2 घंटे दिन पर दिन कुछ सालों तक आप लगे रहे लेट सपोज, और इसको आप या किसी भी कैलकुलेटर से किसी भी तरीके से इसको डिवाइड करके आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मन में ये आवाज़ आ रही है कि देखो भाई डिवाइड हो तो जाएगा, बस मान जाओ आप। एक ऐसी स्थिति आ ही जाएगी कि आप कह दोगे कि ठीक है, वो ये जो प्रोसेस है ना वो इतना लेंदी है, इसमें इतना टाइम लग जाएगा कि आप एक लेवल पर आकर के कह दोगे कि भाई चलो ठीक है, मैंने अपनी हार मान ली, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हो उस बंदे से, अपने उस दोस्त से, कैसा करो कि आप डिविजिबल नहीं होगा ये प्रूफ करके दिखाओ। तो डिविजिबल नहीं होगा ये प्रूफ करके दिखाओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी डिवाइड करने का काम करना पड़ेगा। तो डिविजिबल हो जाएगा इसके लिए जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, डिविजिबल नहीं होगा इसके लिए भी इतनी ही डिविजिबल करनी पड़ेगी। तो हमारे दोस्त को भी गलत रूल, मेरा रूल को गलत साबित करने के लिए डिविजिबल तो करना पड़ेगा ना भाई, डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। दिखा भाई 1.5 आ रहा है क्या, 7.5 आ रहा है क्या, या जो भी है पॉइंट डेसिमल में आ रहा है क्या आंसर, इसका करना पड़ेगा ना। बिना किए तो नहीं काम चल जाएगा ना। मैं अपने आप को अगर सही नहीं साबित कर सकता ना, तो मेरा फ्रेंड मुझे गलत नहीं साबित कर सकता। बात फंस गई। तो बता हम क्या करेंगे, हम सही साबित नहीं हो पा रहे हैं, फ्रेंड अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहा है, मुझे गलत भी साबित नहीं कर पा रहा है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में कह दूंगा भाई कि जो ये लॉ है ना, ये लॉ इतने बड़े नंबर के लिए है ही नहीं, सीधी बात ये है, खत्म। लॉ इज नॉट वैलिड फॉर दिस। नहीं, वैलिड नहीं, वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट माई दिस लॉ इन दिस केस, खत्म। इस सिचुएशन पे हम बात ही नहीं करेंगे। हम गलत में नहीं मानने को तैयार, तुम गलत कर भी तो नहीं पा रहे हो ना साबित, दैट्स पॉइंट। अच्छा ठीक है, आओ बताता हूं मैं। देखो ये कहानी क्यों सुनाई मैंने। Q = NE की बात हो रही है। चार्ज मैंने दिया 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। आपने इसको चेक किया, तो आपने जब इसको चेक किया तो 4.8 × 10⁻⁻19 वैल्यू रख दो, 1.6 × 10⁻⁻19 कैंसिल, n की वैल्यू 3, इंटीजर नंबर। और अगर ये इंटीजर नंबर है तो ये पक्का क्वांटाइज्ड है, ये पॉसिबल है। जो भी नंबर तुम लिखोगे उसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है कि भाई कि आप डिवाइड करते हो, फिर पता चलता है कि अच्छा इंटीजर आ गया, इंटीजर आते ही कह देते हो हाँ ये चार्ज पॉसिबल है। अभी मैं बात करता 4.5 की × 10⁻⁻19 की, इसमें n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती, पता क्या कहोगे आप, दिस चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज हियर n इज नॉट इंटीजर नंबर, n इंटीजर नहीं है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, ई से
ई से डिवाइड करने के बाद पता चल जाएगी साफ साफ। तो n इंटीजर आ जाए तो क्वांटाइज्ड, और इंटीजर नहीं आए तो नॉट क्वांटाइज्ड। अब एक बात बताओ, तो ये 1 कूलम का जो चार्ज होता है ना, इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट होता है, इतना बड़ा अमाउंट होता है ना, कि ये अमाउंट लगभग 6.241 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। मतलब इतने, फिर यहाँ प्रोटॉन का चार्ज जो भी एक होता है उसको रख दीजिए आप, इतने प्रोटॉनों के चार्ज के बराबर इसका चार्ज होता है। सोचो जरा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को आप क्या करो, किसी बॉडी से ट्रांसफर कराओ। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आप कन्वेंशनली तो प्रोटॉन जैसी बातें हम बोलते हैं, वैसे पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ऐसा करें कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कन्वेंशनली क्यों बोलते हैं, भी मैं समझाऊंगा। एक बॉडी से अगर इतने इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दें, निकाल दें, तो इतना फिर क्या हो जाएगा, जो चार्ज आएगा। आप सोचो इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कितना बड़ा काम हो गया, 10⁻18 का ऑर्डर है। अब इतने बड़े नंबर में हम फिर ई से डिवाइड करेंगे। ई से डिवाइड करने के बाद एक तो पहले इतना बड़ा अमाउंट का चार्ज प्रैक्टिकली सोचना, फिर उसके बाद इसमें डिवाइड करना, फिर उस एन के वैल्यू के इंटीजर और नॉन इंटीजर आने की हम पॉसिबिलिटी पर जाएं, ये सोचें कि यार ये क्या इंटीजर आएगा क्या, ये प्रैक्टिकली सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इतने बड़े लेवल पर बात ही नहीं करते। हम कह देते हैं देखो भाई ऐसा है, ये छोटे छोटे लेवल पर बात ठीक है, 10, 15, 20, 25 इलेक्ट्रॉन, 200, 1000 तक मामला ठीक है। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 1000, 10,000 तक माफ था, लाख तक माफ था, ये क्या कर दिया आपने। 10⁻18 कोई संख्या होती, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते घूमेंगे, हाँ 2 कूलम कर दिया तो सोचो कितने हो गए, तो इतना नहीं हो पाएगा। तो इतने लेवल पर जाकर के हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात ही नहीं करते हैं, ना ये कहते हैं सही है, ना ये कहते हैं गलत है। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब हाँ एक बात और रह गई, क्या ऐसी चीजें जो क्वांटाइज्ड नहीं है, समझने के लिए जिनका जो एग्जिस्टेंस है ना वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में हो। आप तो यही कह सकते हो, बस लार्ज अमाउंट का जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि सब कंटिन्यूअस में, कोई डिस्क्रीट लेवल है। कई लोगों को तो कंटिन्यूटी भी नहीं पता होगी कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। एग्जाम्पल फिर से सोचो, दो तरह से बता रहा हूं मैं ना, 2 तरीके से कि किनको हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये क्वांटाइज्ड नहीं है। जैसे मान लो आपके क्लासरूम में टेबल्स रखी हुई हैं, तुम टेबल्स को गिन पा रहे हो ना, तो ये डिस्क्रीट लेवल है, 10, 15, 20 जितनी भी हैं। फिर एक काम करो, आप इनके ऊपर एक कोई चादर बिछा दो और इस तरह बिछा दो, चारों तरफ से ढक दो कि अब टेबल्स को काउंट ना किया जा पाए। कहा जाए यहाँ कुछ है इसके अंदर, क्या है पता नहीं, अब उनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। और दोनों टेबल्स के बीच में एयर गैप मत रहने दो, उसको बेल्डिंग वगैरह से इस तरह से बिल्कुल बराबर कर दो कि वो टेबल्स जैसे दिखे ही नहीं, बिल्कुल बराबर, है ना, इतना बराबर कर दो तो वो कंटिन्यूटी आ जाती है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में गैप खत्म कर दो पूरी तरह, इस हद तक। जैसे 2 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, क्यूब्स रखे हुए हैं, उन्हें आप क्या कर दो, इस तरह चिपका दीजिए, आपकी एक रॉड बन जाए, क्यूब ना रह जाए, कंटिन्यूअस हो गया, क्वांटाइज्ड नहीं है। एक और अच्छा एग्जाम्पल, जैसे चौक, जैसे हम लिखते हैं कई बार, एक चौक हम आपके सामने लेकर आएंगे, आप कहोगे ये 1 है, और ऐसी 20 चौक हमने लेकर के रख दिए आपके सामने, आप कहोगे कलेक्शन है, क्वांटाइज्ड है। हमने 20 को हाफ कर दिया, अब वो 40 हो गई। दूसरे आदमी को बुलाओ, दिखाओ, उससे पूछो क्या क्वांटाइज्ड है, वो कहेगा हाँ क्वांटाइज्ड है। क्वांटा क्या है, वो छोटा सा पार्टिकुलर जो चौक आपने आधी कर रखी है ना, वो बता देगा ये क्वांटा है। पहले क्वांटा बड़ा था, अब क्वांटा छोटा हो गया। फिर से उनके 40 के टुकड़े कर दो, जस्ट हाफ, 80 हो गया साहब। क्वांटा डिवाइड नहीं होता है, क्वांटा को काटा नहीं जा सकता है। ये तो आप उसके 80 हो जाए, तीसरा आदमी बुलाओ, दिखाओ, वो कहेगा ये क्वांटाइज्ड है। साफ साफ तो दिख रही, अलग अलग तो दिख रही। इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें क्वांटा को डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 बातें, जो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है उसके क्वांटा को डिवाइड नहीं किया जा सकता है जी, एक बात, और डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, दूसरी बात। अब क्लियर होना चाहिए, है ना। ओके, तो बात बड़ी छोटी सी, बहुत कम पढ़ते तो खाली इतना कि चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ऑल बॉडीज हैव ऑलवेज चार्ज जस्ट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, बात खत्म थी।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक छोटा सा स्टेटमेंट, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक छोटा सा स्टेटमेंट, बात खत्म हो जाती। मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। ओके और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपको आज का मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ ताकि अगर आप घर में बुक वगैरह नेट वगैरह पढ़ रहे हो तो पढ़िएगा, शानदार पॉइंट है। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। क्या कहानी है मैं समझाता हूँ, इतनी आसान नहीं है जी, बड़ी बहुत अच्छी है। देखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा। अगर रेस्ट चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, अगर चार्ज पार्टिकल जो लिखता है कि अगर v इसका कांस्टेंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ साथ वो रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, एनर्जी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जबकि एक्सीलरेटेड अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बहुत 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 सारा खुराफात भरा पड़ा है, क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक लाइन में बात खत्म करनी हो तो खाली इतनी सी बात है, सब जगह ये लिखा हुआ है, पढ़ो खत्म, बात बैठाओ, कोई पूछे बता दो, सही है सब। अंदर इसकी चीजें उतनी क्लियर अभी नहीं है। मैं इसको पढ़ देता हूं, आप नोट तो कर लेंगे, क्लैरिटी में भी दिक्कत है। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory has established that a charged particle at rest produce only electric field in the space। वही बात है ना, बस लैंग्वेज में लिख दी मैंने, space surrounding it। However, if the charged particle is in unaccelerated motion, it produce both an electric field and magnetic field, but does not radiate energy। If the motion of the charged particle is accelerated, it not only produce electric and magnetic fields, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लिख लेना आप, electric and magnetic fields, but also radiates energy in the space surrounding the charge in the form of the electromagnetic waves। ये फिगर बन गए, बात खत्म। आप नोट्स में तो बना सकते हो, वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें बहुत कुछ अभी है। बता दूं क्या क्या है, चलो अगर इंटरेस्ट रखते हो तो पढ़ना। यहां पर स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये डिस्कशन है। क्या डिस्कशन है कि वेलोसिटी है कांस्टेंट की स्पीड कांस्टेंट, ये डिस्कशन का पार्ट है। दूसरा, अगर ये एक्सीलरेटेड वाली बात है कि भाई ये अगर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तुम क्या लिखना चाह रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बता रहे हो। एक्सीलरेटेड तो बहुत तरह से पार्टिकल होते हैं, स्पीड वेरी करा लो तो एक्सीलरेटेड, आप स्पीड कांस्टेंट रख लो, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल लो तब एक्सीलरेटेड, स्पीड बढ़ा लो, कम कर लो, डायरेक्शन चेंज कर लो, कई तो रास्ते हैं। हाजी कौन से एक्सीलरेशन की बात हो रही है, ये मुद्दा है। रटने वाली बात करें ना तो खाली रट लो, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी, सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंदर की कहानी क्या, एक्सीलरेशन बहुत कुछ है। एक पार्टिकल की हम स्पीड कांस्टेंट रखना, दो दिक्कत क्या आएगी, एक स्पीड पार्टिकल स्पीड कांस्टेंट रख लो और धीरे धीरे से घुमाओ, ऐसे हमारे सर्कुलर मोशन में करा लो भाई, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा लो, कांस्टेंट स्पीड चला लो। पार्टिकल की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। अगर उसने एनर्जी रेडिएट कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में तो उसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए ना, तो अगर एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर होती है, एनर्जी तो कम नहीं हो रही। हम कांस्टेंट स्पीड चला रहे हैं, एक तरफ कह रहे हो हम कांस्टेंट स्पीड चला रहे हैं, एक तरफ वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, एक तरफ कह रहे हो फिर ये एक्सीलरेटेड और एक्सीलरेटेड सुनते ही आप क्या कह दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, मतलब फोटॉन्स निकलने चाहिए, मतलब रेज निकलनी चाहिए, मतलब एनर्जी निकलनी चाहिए। तो एनर्जी आएगी कहाँ से, उसी पार्टिकल से तो आएगी, उसकी स्पीड तुम बदल रहे नहीं हो। किसी के पास 10 का कुछ अमाउंट है, वो 10 ही रहता है, उससे निकल रहा ही है और वही चीज निकल रही है, हद है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए डिस्कशन है, यहाँ बड़ा शानदार डिस्कशन है, करता हूं मैं ना। आप यहाँ तक नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं जी, नोट्स बना सकते हो, बात है समझने की, वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना।
तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।